हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया रहेंगे और सब लोग की एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग सीएमए और सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे कस्टम्स को कवर कर रहे हैं। दो टॉपिक्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ, एक इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम्स और दूसरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। दीज टू थिंग्स वी हैव कवर्ड। और अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्यूटी और ये हम कवर अप करके चलेंगे सीएमए के स्टडी मटेरियल से। तो आप सभी लोग सीएमए का स्टडी मटेरियल जो है वो खोल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। राइट बच्चों, आप लोगों ने मेरे साथ जीएसटी पढ़ा था। तो जीएसटी निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या कर रहे थे सर, जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई और हमें चाहिए होता था रेट ऑफ टैक्स। उसी तरीके से मेरे बेटा आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए भी दो चीजें चाहिए। आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए भी दो चीजें चाहिए और वो है असेसेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्यूटी। असेसेबल वैल्यू हमें कहां मिलेगी बेटा? असेसेबल वैल्यू के लिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14 वैल्यूएशन की बात करता है कि सर किस वैल्यू पे हमें कस्टम ड्यूटी लगानी है। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ ड्यूटीज कवर करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसी चैप्टर को उठाएंगे, वैल्यूएशन को। ठीक है। और रेट ऑफ ड्यूटी हमें कहां से मिलेगी, उसी के लिए हमको आज का चैप्टर पढ़ना है। रेट ऑफ ड्यूटी मैं आपको बता दूं हमें कहां से मिलेगी। सर हमारे पास कस्टम टैरिफ एक्ट है, हमें टैरिफ एक्ट खोलना पड़ेगा और टैरिफ एक्ट से हमको रेट ऑफ ड्यूटी का पता लगेगा। सर टैरिफ एक्ट के अंदर हमारे पास दो स्केड्यूल हैं, हमारे पास स्केड्यूल नंबर 1 है और हमारे पास स्केड्यूल नंबर 2 है। स्केड्यूल नंबर 1 जो है वो आपकी बात करता है इंपोर्ट ड्यूटी की। किसकी बात करता है सर? ये बात करता है इंपोर्ट ड्यूटी की। और आपका जो स्केड्यूल नंबर 2 है वो आपकी बात करता है एक्सपोर्ट ड्यूटी की। ठीक है। तो आपका जो स्केड्यूल नंबर 1 है दैट प्रोवाइड अस रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एंड जो स्केड्यूल 2 है दैट प्रोवाइड अस रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। राइट। अब जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, इसका मतलब यह हुआ कि कस्टम के अंदर कोई एक ही ड्यूटी नहीं है। जैसे जीएसटी के अंदर केवल एक ही रेट एप्लीकेबल होता है, आप एनेक्जर में जाइए, अपनी सप्लाई आइडेंटिफाई करिए, वो कौन से रेट पे आती है वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन इतना आसान काम कस्टम्स के अंदर नहीं है। कस्टम्स के अंदर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज दैट आर लेवीड और हमें हर वो ड्यूटी समझनी है कि इसका रोल क्या है और ये कब आपकी एप्लीकेबल होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इंपोर्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो लेवी होता है दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है। ये लेवी होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसी तरीके से हमारे पास एक ड्यूटी आती है आपकी प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ठीक है, ये मैं टाइप्स ऑफ ड्यूटी बता रहा हूं आपको, कौन कौन सी ड्यूटी आपकी इंपोर्ट के अंदर लगती है। इसके बाद आती है मेरे दोस्त आपके पास लेट्स से एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसके बाद आती है बेटा इसके अंदर सेफगार्ड ड्यूटी। इसके बाद बेटा इसके अंदर लगती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसको अब से हम लोग सीवीडी बोल के चलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सीवीडी बोल के चलेंगे। दो तरीके की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है, एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी है आईजीएसटी की और एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी है जीएसटी कंपनसेशन सेस की। तो ये कुछ वैरायटी है ड्यूटी की जो एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा एक और चीज चार्ज होती है, इन दोनों के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है। इन दोनों के ऊपर
सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है। जैसे आप इनकम टैक्स के अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हो ना, जो भी आपका टैक्स आता है उस टैक्स के ऊपर आप 4% का सेस ऐड कर देते हो, उसी तरीके से ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। और ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज किसका लगता है? बीसीडी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी का। बीसीडी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है एट द रेट ऑफ 10%। सर क्या हमारा चैप्टर खत्म हो गया? नहीं मेरे बेटा, अभी तो हमने सिर्फ शुरू किया है। मैंने आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आप अभी अगले 1-1.5 घंटे में क्या पढ़ने वाले हो, राइट? तो हमारे पास कौन कौन सी इंपोर्ट ड्यूटी आती है? सर बेसिक कस्टम ड्यूटी आती है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी आती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी आती है, सेफगार्ड ड्यूटी आती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आती है। काउंटर वेलिंग के अंदर दो आती है, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। और जो बेसिक और प्रोटेक्टिव ड्यूटी के ऊपर सरकार अलग से हमसे क्या लेती है? सरकार अलग से हमसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लेके चलती है। दिस 10% इज लेवीड ऑन व्हाट? बीसीडी एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटी। एवरीवन, यहां तक किसी को डाउट है? एवरीवन, यहां तक किसी को डाउट है? केवल और केवल अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। वॉइस इज लाउड एंड क्लियर टू एवरीवन? वॉइस इज लाउड एंड क्लियर टू एवरीवन एंड कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं आपकी एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 और आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं एज पर सेकंड शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। सर हमारा कस्टम्स एक्ट अलग है और कस्टम्स टैरिफ एक्ट अलग है। कस्टम्स एक्ट के अंदर पूरा लॉ लिखा हुआ है, पूरे प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि कस्टम ड्यूटी कब कैसे लेवी होगी। और टैरिफ एक्ट के अंदर केवल रेट लिखे हुए हैं कि कौन से प्रोडक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या रेट एप्लीकेबल होगा। तो टैरिफ एक्ट का काम केवल आपको रेट बताना है, कब कहां कैसे लगेगा वो सारा काम आपको क्या बताएगा? वो सारा काम आपको कस्टम्स एक्ट बताएगा। तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी मैंने आपको बताई। आपके पास बेसिक कस्टम ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है। बेसिक कस्टम ड्यूटी सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट के हिसाब से लगती है और रेट हमको टैरिफ बताता है, रेट हमको टैरिफ बताता है। अगला आता है आपके सामने प्रोटेक्टिव ड्यूटी, इसके बाद आती है आपके सामने सेव गार्ड ड्यूटी, इसके बाद आती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। ये मैंने मिस कर दिया था टाइप्स ऑफ ड्यूटी में। एंटी डंपिंग ड्यूटी आती है, आईजीएसटी आता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस आता है। ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी का ही पार्ट होता है। तो आईजीएसटी 37 के अंदर और जीएसटी कंपनसेशन 39 के अंदर, ये दोनों आपके क्या है सर? ये दोनों ही आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हैं, राइट? इसी तरीके से एक्सपोर्ट ड्यूटी जनरली एप्लीकेबल नहीं होती है। आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाहर है, मतलब एक्सपोर्ट करने पे कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं होती है। लेकिन अगर आप डी ऑयल्ड राइस ब्रांड ऑयल केक्स को एक्सपोर्ट करते हो तो 10% का रेट लगता है। लगेज लेदर को एक्सपोर्ट करते हो 25% का रेट लगता है। लेदर को एक्सपोर्ट करते हो 15% का रेट लगता है। स्नेक स्किन और रॉ फर लैम्ब स्किन्स को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो 10% लगता है। फेरस वेस्ट एंड स्क्रैप को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो 15% लगता है। ये रेट्स आप केवल एक बारी लर्न कर लीजिएगा, इसमें हम लोग कोई डीप पे नहीं जाने वाले, ठीक है? एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन जस्ट एक बारी कर लेना, क्या पता किसी दिन धमाका हो जाए, ठीक है? तो मैंने ड्यूटीज आपको बता दी, बीसीडी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन। ये आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन क्या है सर? दे आर नथिंग बट काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। दीज आर नथिंग बट काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है 10% से। अभी इसके ऊपर डिटेल में अपन चर्चा कर लेंगे। कस्टम्स के अंदर कोई भी एजुकेशन और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस नहीं लगता है। बेसिकली सोशल वेलफेयर सरचार्ज ने एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस को रिप्लेस किया था। ये 2 फरवरी 18 से हटा है और सोशल वेलफेयर सरचार्ज 2 फरवरी 18 से आया है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज ने रिप्लेस किया है आपके एजुकेशन एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस को।
ठीक है, तो बेसिकली ये बात जो है ये आपको पढ़नी नहीं है, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। ये जो बात है इसे आप क्या कर सकते हैं सर, इसे आप बिल्कुल 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 अवॉइड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अरे बाबा रे, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद ये पॉइंट याद रखिएगा कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो केवल इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है। नो सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज लेवीड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ड्यूटीज के अंदर मेरे दोस्त, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बिल्कुल आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, कुछ कुछ प्रैक्टिकल आएंगे लेकिन बहुत ही इजी प्रैक्टिकल होंगे वो। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भारी भरकम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। इजी टू फेच, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी एज पर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, ठीक है, एज पर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, goods imported into India goods imported into India are chargeable to BCD under the Customs Act 1962. The rate of BCD are indicated in first schedule of imports of Custom Tariff Act 1975. अब जरा ध्यान से देखो, बीसीडी लेवी कौन कर रहा है? बीसीडी लेवी कर रहा है सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट। बीसीडी लेवी कौन कर रहा है? सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट। और बीसीडी का रेट कौन बताएगा? बीसीडी का रेट बताएगा कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। तो कस्टम एक्ट ने आपसे यह बोल दिया बेटा कि बीसीडी लगेगी, लेकिन किस रेट से लेवी होगी वो पता करने के लिए आपको कस्टम्स टैरिफ एक्ट पे जाना पड़ेगा। जनरली बीसीडी इज लेवीड एट स्टैंडर्ड रेट, बट इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, the importer can avail the benefit of preferential rate of duty on imported goods. देखिए, let's say जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये एज्यूम करते हैं कि बीसीडी का जो रेट है दैट इज 10%। हम ये एज्यूम करते हैं बीसीडी का रेट जो है वो 10% है इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से हमने इंपोर्ट किया, ये मैं जो रफ वर्क बना रहा हूं प्लीज इसे कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। मैं ये हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो मैं जो जो लिख रहा हूं मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, बात क्या कर रहा था मैं आपसे कह रहा था, लेट्स से आपका एक प्रोडक्ट एक्स है। लेट्स से आपका एक प्रोडक्ट एक्स है। प्रोडक्ट एक्स का जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, लेट्स सपोज वो 30%। लेट्स सपोज वो 30%। तो ये जो 30% है ना, इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रेट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। क्या बोलते हैं? इस रेट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट बोले तो जब भी प्रोडक्ट एक्स इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर 30% का बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाएगा, राइट। अब सरकार ने प्रेफरेंशियल रेट भी डिक्लेयर किया है। सरकार कहती है 30% की जगह हम 15% से बेसिक कस्टम ड्यूटी लेंगे। सरकार कह रही है कि अगर प्रोडक्ट एक्स इंडिया में इंपोर्ट होगा तो हम 30 की जगह 15% ले लेंगे। वैसे तो 30 लगता है, स्टैंडर्ड रेट 30 है। स्टैंडर्ड बोले तो जनरल रेट जो है वो 30 ही है, लेकिन इसके ऊपर हम प्रेफरेंशियल रेट लगा देंगे 15% का, अगर कंडीशन पूरी होंगी तो। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन क्या है प्रेफरेंशियल रेट लगाने के लिए? क्या कंडीशन है? कंडीशंस फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। आपके ऊपर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी कब लगेगी? कब 30% की जगह 15% एप्लीकेबल होगा? स्पेसिफिक क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट मस्ट बी मेड बाय द इंपोर्टर। अच्छा, मतलब अगर ये प्रोडक्ट एक्स को इंपोर्ट किया है लेट्स से आनंद ने, तो आनंद को स्पेसिफिक क्लेम देना पड़ेगा। मतलब सरकार तुम्हें अपनी मर्जी से प्रेफरेंशियल रेट नहीं देती।
सरकार कभी नहीं कहेगी बेटा आओ और 15% का रेट लो, आपको मांगना पड़ेगा। तो आनंद यानी कि जो इंपोर्टर है दैट हैज टू क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट कि मोदी जी मुझे आप ये 15% का प्रेफरेंशियल रेट दे दो। तो स्पेसिफिक क्लेम इज टू बी मेड बाय इंपोर्टर। अगला पॉइंट क्या कहता है, इंपोर्ट मस्ट बी फ्रॉम द प्रेफरेंशियल एरिया एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज को प्रेफरेंशियल एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। तो इंपोर्ट कहां से होनी चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए फ्रॉम वेयर सर, फ्रॉम प्रेफरेंशियल एरिया। इंपोर्ट कहां से होना चाहिए दोस्त, सर इंपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए प्रेफरेंशियल एरिया से। लेट से वो प्रेफरेंशियल एरिया जो है वो श्रीलंका है, लेट से वो प्रेफरेंशियल एरिया है वो श्रीलंका है। ये मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, हाइपोथेटिकली लेट से वो श्रीलंका है। तो आनंद को ये प्रूफ करना पड़ेगा, आनंद को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सर मैंने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, मैंने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है वो प्रेफरेंशियल एरिया से आया है, वो प्रेफरेंशियल एरिया से आया है। और ये गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कहां हुए हैं, ये प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रेफरेंशियल एरिया में हुए हैं। ये प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड प्रेफरेंशियल एरिया में हुआ है। ये तीनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। आनंद को खुद क्लेम करना पड़ेगा 15%, सरकार नहीं देगी, सरकार बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ही लगाती है। इंपोर्टर हैज टू मेक अ स्पेसिफिक क्लेम फॉर द प्रेफरेंशियल रेट। सेकंड, इंपोर्टर को यह प्रूव करना पड़ेगा कि इंपोर्ट प्रेफरेंशियल एरिया से हुआ है और जिन गुड्स का इंपोर्ट हुआ है, जिन गुड्स का इंपोर्ट हुआ है उनका प्रोडक्शन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रेफरेंशियल एरिया में ही हुई है। अगर ये तीनों कंडीशन आप पूरी करोगे, ये तीनों कंडीशन आप पूरी करोगे तो रेट 15% का एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। लोग क्या कर सकते हैं, लेट से आनंद क्या कर सकता है, आनंद क्या कर सकता है, नॉर्मली प्रोडक्ट एक्स के ऊपर, नॉर्मली प्रोडक्ट एक्स के ऊपर 30% का रेट है, ये स्टैंडर्ड रेट है, और 15% का प्रेफरेंशियल रेट है। भाई देखो हर किसी को लालच आएगा कि वो कम रेट से ड्यूटी दे, ज्यादा टैक्सेस देना किसको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो आनंद को एक लालच आ सकता है कि यार प्रोडक्ट एक्स मंगाना है, प्रोडक्ट एक्स पे 2 रेट चल रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला 30 चल रहा है, प्रेफरेंशियल वाला 15 चल रहा है, क्यों ना मैं 15% से ड्यूटी दूं। तो इसने प्रेफरेंशियल रेट की कंडीशन देखी, इसको पता लगा कि सर अगर ये प्रोडक्ट एक्स श्रीलंका से आएगा तो सरकार 15% का रेट लगाएगी। तो आनंद ने क्या किया, आनंद ने क्या किया, लेट से ये इंडिया है, लेट से ये इंडिया है और नीचे यहां पर आपका श्रीलंका है, राइट। तो इसने क्या किया, इसने प्रोडक्ट लेट से मंगाना था चाइना से, इसने लेट से प्रोडक्ट मंगाना था चाइना से, ये आपका चाइना है, ये आपका चाइना है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने पहले प्रोडक्ट एक्स को चाइना से श्रीलंका भिजवाया, इसने पहले प्रोडक्ट एक्स को चाइना से श्रीलंका भिजवाया, राइट। फिर इसने क्या किया, फिर इसने श्रीलंका से, ये मुंबई का पोर्ट है, ये मुंबई का पोर्ट है, इसने फिर श्रीलंका से मुंबई तक, इसने श्रीलंका से मुंबई तक, श्रीलंका से मुंबई तक प्रोडक्ट एक्स को क्या किया, भिजवा दिया। अब बेसिकली ध्यान से तुम मेरी बात समझो तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, गुड्स का ओरिजिन किधर हुआ है, ओरिजिन चाइना में हुआ है, और इंपोर्ट कहां से हुआ है, इंपोर्ट कहां से हुआ है, इंपोर्ट हुआ है श्रीलंका से, इंपोर्ट हुआ है श्रीलंका से। तो तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी जो कंडीशन है कि गुड्स जो आपने मंगवाए हैं वो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड कहां होने चाहिए, प्रेफरेंशियल एरिया में। जो रॉ मटेरियल है उसके लिए वर्ड प्रोडक्शन होगा और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्या होगा,
वर्ड मैन्युफैक्चर्ड। बात समझ में आ रहा? मतलब जो अनमैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, अनमैन्युफैक्चर्ड क्या होते हैं सर? जैसे कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, शुगर केन, शुगर केन मैन्युफैक्चर नहीं होती, शुगर केन क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ठीक है, घड़ी मंगा रहा हूं, घड़ी मंगा रहा हूं, तो घड़ी प्रोड्यूस नहीं होती है, घड़ी क्या होती है? मैन्युफैक्चर होती है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम जो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं श्रीलंका से, वो श्रीलंका में ही प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुई है, तभी आपका प्रेफरेंशियल रेट लगेगा, अदरवाइज आपका स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल होगा। बोलिए दोस्त, स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट में किसी को डाउट है? स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट में किसी को डाउट है? आनंद को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कंफर्म करेंगे सभी लोग कि बाकियों को भी दिक्कत है कि सिर्फ आनंद को दिक्कत है, जल्दी से। ठीक, ठीक है दोस्त। तो स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट सर हमें समझ में आ गया। अब आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज की। बात करते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज की। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पे लगता है? सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे लगता है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज समझने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, प्रोटेक्टिव ड्यूटी समझ लेते हैं और फिर हम लोग सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे आ जाएंगे और फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टिव 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 ड्यूटी, सेक्शन नंबर 6, पेज नंबर है बेटा ये वाला आप लोग का 495, पेज नंबर 495 पे आपको प्रोटेक्टिव ड्यूटी गिवन है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होती है सर? इट इज अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। It is effective only and inclusive of the date, if any, specified in the first schedule of tariff. नाम क्या है? प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना? इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। क्या प्रोटेक्ट करना है सर? प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। टैरिफ कमीशन कौन है सर? जो बताता है कि कौन से प्रोडक्ट पे क्या रेट एप्लीकेबल होना चाहिए। वो मॉनिटर करता है कि किसी प्रोडक्ट का अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट आ रहा है, किसी प्रोडक्ट का हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाती है, जिससे कि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और ये डिस्करेज करता है इंपोर्ट को। बात समझा? तो अगर सरकार को लगता है कि किसी भी चीज की ज्यादा अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खतरा है, वैसे केसेस में सरकार क्या करती है दोस्त? वैसे केसेस में सरकार टैरिफ कमीशन के रिकमेंडेशन पे, टैरिफ कमीशन के रिकमेंडेशन पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा देती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसकी बात करूं? लेट्स से हम घड़ी की बात कर लेते हैं, लेट्स से हम घड़ी की बात कर लेते हैं, वॉच की बात कर लेते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट पे लेट्स से स्मार्ट वॉच का इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्मार्ट वॉच का इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर अगर इंडिया में स्मार्ट वॉच का इंपोर्ट बहुत हैवी क्वांटिटी में हो रहा है, बहुत हैवी क्वांटिटी में हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। सर नेगेटिव इंपैक्ट कैसे आएगा? बेटा आपको पता है स्मार्ट वॉच कहां से आती होगी? आपको पता है कि स्मार्ट वॉच कहां से आती होगी? सर स्मार्ट वॉच ज्यादातर ज्यादातर चाइना से आ रही होगी, राइट? चाइना से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है और आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना का कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो चाइना जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे स्मार्ट वॉचेस क्या कर रही है? इंडिया में
एक्सपोर्ट कर रही है, और वी कैन से हम इंडियंस चाइना की स्मार्ट वॉचेस को हैवी अमाउंट पे इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ते रेट पे मिलती है सर। डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो रेट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो रेट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है। लेट से ये इंपोर्ट हो जाती है, लेट से ये इंपोर्ट हो जाती है फॉर रुपीज, लेट से 600, इंपोर्ट हो जाती है लेट से फॉर 600, वेयर एज जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वेयर एज जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 700 रुपए का है। लो बेटा, ये 600 रुपए पे इंडिया पहुंच जाती है चाइना से। मतलब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाइना का फ्रेट प्रॉफिट जोड़ दो वहां के बंदे का, चाइना से लेकर इंडिया तक का ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लो बेटा, ये 600 रुपए में इंडिया पहुंच जाती है। और हम इंडियंस यही वॉच जब बनाते हैं तो 700 रुपए की बनती है। अब एक बात बताओ, आप अगर रिटेलर हो, आप अगर रिटेलर हो तो आप कौन सी वॉच लेना पसंद करोगे? आप क्या ये 700 रुपए वाली घड़ी जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 700 है, लेट से उस पे 300 रुपए का प्रॉफिट लगता है, तो ये चीज 1000 रुपए की हो जाती है। और इस पे अगर 300 रुपए का प्रॉफिट लगता है तो ये 900 रुपए की हो जाती है। आपका मार्जिन, रिटेलर अपना मार्जिन ऐड करेगा। तो अगर आप रिटेलर हो, आपको एक स्मार्ट वॉच 900 रुपए का पड़ रहा है और दूसरा स्मार्ट वॉच 1000 रुपए का पड़ रहा है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट अपनी दुकान से बेचने में खुशी महसूस करोगे? कौन सा प्रोडक्ट आपको रखने में ज्यादा संतुष्टि होगी? सर अगर मैं रिटेलर हूं तो मुझे ये 900 रुपए वाला प्रोडक्ट रखने में संतुष्टि होगी, क्योंकि ये सस्ते में मिल जाएगा मुझे, ये सस्ते में मिल जाएगा मुझे। लेट से मार्केट वैल्यू ऑफ स्मार्ट वॉचेस 1500, लेट से मार्केट वैल्यू ऑफ स्मार्ट वॉचेस 1500। तो अगर मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाली स्मार्ट वॉच खरीद के लाऊंगा तो 1000 की पड़ेगी, 1500 की बिकेगी, 500 रुपए का प्रॉफिट आएगा। अगर मैं चाइना वाली लेकर आऊंगा तो 900 रुपए की लेकर आऊंगा, 1500 की बेचूंगा, रिटेलर को 600 रुपए का फायदा होगा। रिटेलर कभी भी इसकी डिमांड नहीं करेगा, रिटेलर हमेशा चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। इससे क्या होगा सर? डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी स्मार्ट वॉच की खत्म हो जाएगी सर, खत्म हो जाएगी सर, बुरा हाल हो जाएगा। फिर तुम फेसबुक पे चलाते रहना वो पोस्ट कि चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेना, चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेना, वो सिर्फ कहने में अच्छा लगता है। रियलिटी में रिटेलर को प्रॉफिट चाहिए सर। जहां ज्यादा पैसा बनेगा बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन वही काम करेगा, राइट? तो सरकार क्या करेगी यहां पे? सरकार यहां पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लेकर आएगी, सरकार यहां पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लेकर आएगी और कोशिश करेगी कि इस प्रोडक्ट को भी हम इक्वली, इस प्रोडक्ट को भी हम इक्वली वैल्यूएबल बना दें या इक्वली कॉस्टली बना दें टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार क्या कर सकती है बेटा? सरकार ऐसा कर सकती है कि सरकार प्रोटेक्टिव ड्यूटी ले आए, सरकार प्रोटेक्टिव ड्यूटी ले आए, लेट से 100 रुपए की। अब अगर 100 रुपए की प्रोटेक्टिव ड्यूटी आ जाएगी तो चाइना का माल भी 1000 का और हिंदुस्तान का माल भी 1000 का। अब हमारी देशभक्ति जाग जाएगी, अब हम कहेंगे बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। क्यों सर? ये भी 1000 का है, ये भी 1000 का है, हमें इसको बेच के भी 500 का प्रॉफिट होता है, इसे बेच के भी 500 का प्रॉफिट होता है। तो फिर हम अपनी भक्ति दिखाएंगे, ठीक है ना? फिर हम हमारी देशभक्ति दिखाएंगे और हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? स्मार्ट वॉच का इंपोर्ट डिस्करेज हो जाएगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, राइट? यहां तक मेरी बातें सबको क्लियर हुई? यहां तक मेरी बातें सबको क्लियर हुई? जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को ले चलता हूं वापस से सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है 10% से आपके बीसीडी पे ऊपर और आपकी प्रोटेक्टिव ड्यूटी के ऊपर। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, at the rate of 10% on the aggregate duties of custom levied at the time of import। जब आप इंपोर्ट करेंगे तभी लगेगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट करवा दी कि एक्सपोर्ट के वक्त SWS नहीं लगता। ये SWS कब लगता है सर? जब हम इंपोर्ट करते हैं तब। अगर आपने गोल्ड, सिल्वर इंक्लूडिंग दैट प्लेटेड विथ प्लेटिनम अनवर्थ और इन सेमी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म और इन पाउडर फॉर्म
देन SWS टू बी कैलकुलेटेड एट 3%। ये स्पेसिफिक चीज दी है, लर्न कर लीजिएगा कि बेटा अगर आपने गोल्ड का इंपोर्ट किया है, सिल्वर का इंपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग दैट प्लेटेड विद प्लैटिनम इन सेमी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म और इन पाउडर फॉर्म, तो वहां पर आपका जो SWS का रेट है वो 10% की जगह 3% हो जाता है। अब ये 3% जो है ये स्पेसिफिक है, ये 3% जो है ये स्पेसिफिक है, मतलब कि केवल इसी केस में लगता है। जनरल रेट जो है वो आपका कौन सा है सर? जनरल रेट जो है हमारा वो 10% का है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या लगाएंगे? 10%। The social welfare surcharge is calculated at the rate of 10% on the aggregate of duties and taxes which are levied and collected by central government in Ministry of Finance। तो अब वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि SWS हम किसके ऊपर लगाएंगे? एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज के ऊपर लगाएंगे। एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज के ऊपर लगाएंगे जो कि लेवी और कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ड्यूटीज, जो भी टैक्सेस कलेक्ट करती है इंपोर्ट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ड्यूटीज, जो भी टैक्सेस कलेक्ट करती है आपके इंपोर्ट के ऊपर, उन ड्यूटीज, उन टैक्सेस के ऊपर 10% लगेगा। मतलब ये असेसेबल वैल्यू पे नहीं लगेगा, ये असेसेबल वैल्यू पे नहीं लगेगा, ये किसके ऊपर लगेगा? ड्यूटी के ऊपर। जैसे आप टैक्स कैलकुलेट करते हो इनकम का और सेस लगाते हो टैक्स पे, वैसे ही ड्यूटी कैलकुलेट होती है असेसेबल वैल्यू की, और सरचार्ज जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है? ड्यूटी पे लग रहा है, असेसेबल वैल्यू पे नहीं लग रहा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? अब वो क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो SWS को निकालते वक्त आपको सेफगार्ड ड्यूटी छोड़नी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल छोड़नी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी छोड़नी है, IGST छोड़ना है, और आपको कंपनसेशन सेस छोड़ना है। तो बेसिकली जो चार्ट मैंने पहले बनाया था, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? BCD और प्रोटेक्टिव ड्यूटी के ऊपर। 99.99% चांस है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं होगी, उसमें प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं होगी, आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ BCD मिलेगी। तो आप जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाओगे वो किसके ऊपर लगाओगे? आप जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाओगे वो BCD के ऊपर लगाओगे, राइट? तो लेट्स से आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं हम लोग, आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं हम लोग, और उससे पहले, चलो उससे पहले मैं आपको बाकी ड्यूटीज पढ़ा दूं क्या? मैं आपको बाकी ड्यूटीज भी पढ़ा दूं क्या? नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं आपको एग्जांपल दे दूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। लेट्स से असेसेबल वैल्यू आ रही है 10 लाख रुपए। लेट्स से असेसेबल वैल्यू आ रही है 10 लाख रुपए की। आपको बताना है, आपको बताना है कि कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी। आपको बताना है कि कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी। बिल्कुल आसान सी चीज, असेसेबल वैल्यू दे दी है, कस्टम ड्यूटी बतानी है कितनी लगेगी। ना मैंने आपको BCD रेट बताया, ना मैंने आपको सोशल वेलफेयर बताया, मैंने आपको कोई भी ज्ञान नहीं दिया, मैंने आपको कोई भी ज्ञान नहीं दिया। मैंने सिर्फ आपको कहा कि सर आप मेरे को कस्टम ड्यूटी बता दो कि कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? बाय डिफॉल्ट आपका BCD कितना लगता है? बाय डिफॉल्ट आपका BCD लगता है 10% का। तो इस 10 लाख पे 10% का BCD लग जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए। और सोशल वेलफेयर सरचार्ज का जो रेट है वो आपको पता है 10% है। अब ये 10% किसका लगेगा सर? ये 10% जो लगेगा वो BCD का लगेगा, यानी कि 10,000 रुपये। तो आपका जो कस्टम ड्यूटी निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1,10,000। दिस इज कस्टम ड्यूटी पेबल, दिस इज कस्टम ड्यूटी पेबल। बोलो दोस्त, ये मेरी बातें आपको कुछ समझ में आई? कुछ आपके दिमाग के अंदर गया? बिल्कुल इजी था सर, बिल्कुल इजी था। हम लोगों ने सोशल वेलफेयर सरचार्ज तक चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, और मैं आपको बताता हूं कि GST कंपनसेशन सेस क्या होता है। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज सेक्शन 37, सेक्शन 39।
सेक्शन 37 और सेक्शन 39। सेक्शन 37 क्या बोलता है? सेक्शन 37 बोलता है कि आपको आईजीएसटी लगानी है, और सेक्शन 39 आपको क्या बोलता है? आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाना है। बड़े ध्यान से मेरी प्यारी सी बात सुनना, बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुन। आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? आप सब लोगों ने जीएसटी पढ़ा मेरे साथ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताइए। आप सब लोगों ने मेरे साथ जीएसटी पढ़ा, और हमने जीएसटी में सर क्या पढ़ा? हमने बेटा जीएसटी में पढ़ा कि जब कभी भी इंडिया में सप्लाई होगी, जब कभी भी इंडिया में सप्लाई होगी, उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगा दी जाएगी, उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगा दी जाएगी। और अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान हो, तो हमने जीएसटी में पढ़ा था कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान हो, ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। हम लोग इसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, और इस इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी लगाते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये आईजीएसटी जीएसटी लॉ के अंदर नहीं लगती, ये आईजीएसटी किसके अंदर लगती है? ये आईजीएसटी कस्टम्स एक्ट के अंदर लगती है। आप खोलना फर्स्ट क्लास के नोट्स, उसमें आपको ये बातें मिलेंगी, ठीक है? तो आपका ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए मैं इंडिया में ये मोबाइल बनाता हूं, मैं इंडिया में ये मोबाइल बनाता हूं, और ये मोबाइल बना के मैं इंडिया में बेचता हूं, तो इंडिया में 18% का जीएसटी लगता है। मैं ये मोबाइल जब इंडिया में बना के बेचता हूं, तो इस मोबाइल के ऊपर मुझे सरकार को 18% का जीएसटी देना पड़ता है। इस मोबाइल पे मुझे सरकार को 18% का जीएसटी देना पड़ता है जब मैं मोबाइल सप्लाई करता हूं इन इंडिया। जब ये मोबाइल इंपोर्ट होके आएगा, जब ये मोबाइल इंपोर्ट होके आएगा, तो इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो मान लो मैं अगर इंपोर्टर हूं, मैं अगर इंपोर्टर हूं, और ये मोबाइल अगर मैं इंपोर्ट करता हूं, तो इसके ऊपर मैं इंपोर्ट ड्यूटी दूंगा, इसके ऊपर मैं इंपोर्ट ड्यूटी दूंगा। और सरकार क्या कहेगी? सुनो 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 जरा, तुमने जो ये इंपोर्ट किया है, तुमने जो ये इंपोर्ट किया है, इसके ऊपर हम तुमसे क्या लेंगे? इसके ऊपर हम तुमसे आईजीएसटी लेंगे, इसके ऊपर हम तुमसे क्या लेंगे? आईजीएसटी लेंगे। अब इंपोर्टर क्या कह रहा है? इंपोर्टर कह रहा है सर जी, सर जी, सर जी सुनो ना, सर जी, ये जो आईजीएसटी आप लगाने की बात कर रहे हो, ये तो सप्लाई पे लगती है, ये तो सप्लाई पे लगती है। मैंने तो कोई सप्लाई करी नहीं, मैंने तो केवल इंपोर्ट करी है। इंपोर्ट करना सप्लाई कब से हो गया, ये बताओ मुझे। सरकार कहती है तू बड़ा चालू बन रहा है, तू बड़ा चालू बन रहा है। ले, हमने जीएसटी एक्ट के अंदर लिख दिया कि जब तू इंपोर्ट करेगा, इसे हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। अब बता तू क्या करेगा, अब बता तू क्या करेगा? तो ये इंपोर्ट अगर तू करेगा तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। अब मैं सरकार से क्या कह रहा हूं कि सरकार, भले मैंने ये इंपोर्ट किया, भले मैंने ये इंपोर्ट किया, मैं जीएसटी लॉ के अंदर टैक्सेस क्यों दूं? जीएसटी में तो सप्लाई पे ही लगती है, और ये तो इंपोर्ट है। तो सरकार कह रही है चल कोई बात नहीं, ये रहा तेरा जीएसटी का रेट, ये रहा तेरा जीएसटी का रेट, इसको हमने ना लपेट दिया है, इसको हमने लपेट दिया है, और ये अब बन गई है क्या? ये बन गई है कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी हो गई। रेट कौन सा है? रेट जीएसटी का ही है, रेट जीएसटी का ही है। लेकिन हम तेरे से जीएसटी बोल के नहीं ले रहे, हम तेरे से ये कस्टम ड्यूटी बोल के लेंगे। मतलब सरकार ने, जब ये पैकेज आप खोलोगे, ये पैकेज जब आप खोलोगे, तो इस पैकेज में से क्या निकलेगा? इस पैकेज में से जीएसटी निकलेगा। मतलब अंदर माल जो है वो जीएसटी का है, और बाहर लिफाफा जो है, जो कवरिंग करी गई है, वो किसकी कर दी गई है? वो कवरिंग कर दी गई है किसकी?
कस्टम ड्यूटी की। अब ऐसा क्यों किया गया है सर? ऐसा इसलिए किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हम इंपोर्टेड गुड्स को डोमेस्टिक गुड्स के बराबर ला सके। अगर हम ये ना करते तो इंपोर्टेड गुड्स पे जीएसटी ना लगती, प्रोडक्ट महंगा ना होता, प्रोडक्ट सस्ता रहता। तो जो खेल प्रोटेक्टिव ड्यूटी में करना पड़ा था, जो खेल प्रोटेक्टिव ड्यूटी में करना पड़ा था, वो फिर से करना पड़ता। तो बार बार प्रोटेक्टिव ड्यूटी ना लगानी पड़े, इसके लिए सरकार ने क्या किया? काउंटर वेलिंग ड्यूटी बनाई। और ये काउंटर वेल किसको कर रही है? जीएसटी के इंपैक्ट को। काउंटर वेल किसको कर रही है? जीएसटी के इंपैक्ट को, राइट। अगेन मैं बोल रहा हूं, रेट जीएसटी का है, लेकिन कवरिंग एनवेलप किसका है? एनवेलप कस्टम ड्यूटी का है। रेट हम उठाएंगे जीएसटी लॉ से, लेकिन चार्ज कहां करेंगे? कस्टम एक्ट में। रेट कहां से उठाएंगे? जीएसटी लॉ से, और चार्ज कहां से करेंगे? कस्टम एक्ट के अंदर। सेम गोद विद जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी के अंदर कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, वही कंपनसेशन सेस इंपोर्ट करने पे लेवी होगा कस्टम ड्यूटी के नाम से, जिसको आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम से जानेंगे। अब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी किस पे लगती है? ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी किस पे लगती है? आइए जरा मैं आपको दिखाऊं। ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी किस पे लगती है? आपके जो असेसेबल वैल्यू है, आपकी जो असेसेबल वैल्यू है, इस असेसेबल वैल्यू पे बीसीडी लगती है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगती है। बीसीडी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, सेफगार्ड ड्यूटी लगती है। फिर इन सब वैल्यू को प्लस कर दो, मतलब असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल द ड्यूटीज, असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल द ड्यूटीज अदर देन आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल द ड्यूटीज अदर देन आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस, उस वैल्यू के ऊपर आपका सीवीडी 37 और सीवीडी 39 लगता है। सर हमें नहीं समझ में आया, आप हमें एग्जाम्पल दो। हमें नहीं समझ में आया, आप हमें एग्जाम्पल दो। लो बेटा एग्जाम्पल। लेट्स से कि आपकी कस्टम ड्यूटी है, लेट्स से आपकी असेसेबल वैल्यू है 10 लाख रुपए। ठीक है, असेसेबल वैल्यू है 10 लाख रुपए। आपका बीसीडी है 10% का, आपका आईजीएसटी है 18% का, और आपका कंपनसेशन सेस है 28%। आपको कैलकुलेट करके देनी है कि हमें कितना कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। आपको कैलकुलेट करके देना है सर हमें कितना कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। आओ मेरे बेटा हम लोग कस्टम ड्यूटी निकालें। सबसे पहले आप असेसेबल वैल्यू को पकड़ो। असेसेबल वैल्यू है सर 10 लाख। असेसेबल वैल्यू है 10 लाख रुपए। अब इस असेसेबल वैल्यू पे आप बीसीडी लगाओ। बीसीडी कितनी लगेगी सर? बीसीडी लगेगी 10% ऑफ एवी, यानी कि 1 लाख रुपए। फिर आप क्या करो सर, बिना कहे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दो। क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, SWS लगना है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज किसका लगता है? बीसीडी का लगता है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी का लगाओगे तो 10,000 हो जाएगा, राइट। अब आपके पास काउंटर वेलिंग ड्यूटी के अलावा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी के अलावा और कोई ड्यूटी नहीं है। काउंटर वेलिंग के अलावा आपके पास और कोई ड्यूटी नहीं है। अगर होती तो मैं वो यहां पर चार्ज कर देता, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी फॉर सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, अगर ये होती तो मैं चार्ज कर देता, पर है नहीं। अब आपको क्या करना है? अब आपको असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल टाइप्स ऑफ ड्यूटी, असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल टाइप्स ऑफ ड्यूटी, इनका सम कर लेना है। सर सम आ रहा है 11,10,000, और इस 11,10,000 पे, इस 11,10,000 पे अब आप क्या लगाओगे सर? इस 11,10,000 पे अब हम लोग लगाएंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी 18% है, तो ये 18% किसका निकलेगा?
18% ऑफ 11,10,000 निकलेगा। आपका कंपनसेशन सेस 28% का है, ये 28% किसका निकलेगा? 11,10,000। तो 11,10,000 का अगर हम लोग 18% लगाएं तो कितना होगा? 11,10,000 का अगर हम लोग 18% करें तो 1,99,800, और 11,10,000 का 28% करें तो वी विल गेट 3,10,800। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ टोटल कस्टम ड्यूटी आपने कितनी दी, अब आप मुझे ये बताओ कि सर आपने टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी दी, तो बेटा मैंने 1,00,000 रुपए बीसीडी के दिए, 10,000 रुपए मैंने सोशल वेलफेयर सरचार्ज के दिए, 199,800 मैंने आईजीएसटी का दिया, 3,10,800 मैंने कंपनसेशन सेस का दिया। मैं इन सब फिगर्स को प्लस कर दूंगा, इन सब फिगर्स को मैं प्लस कर दूंगा। मेरी टोटल कस्टम ड्यूटी, मेरी टोटल कस्टम ड्यूटी जो गई है वो गई है 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 199,800 प्लस 3,10,800। ठीक है, प्लस 199,800 प्लस 10,000 प्लस 6,20,000। बोलिए सर, बोलिए सर, सभी मेरे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी मेरे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। अब बस 2-3 चीजें रह गई हैं और आपका टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाए। 2-3 चीजें रह गई हैं, फिर आपका जो टॉपिक है मेरे बेटा वो समाप्त। एवरीवन प्लीज कंफर्म, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। त्रिभुवन, सीमा, ओके। सर जी बढ़ जाओ, अब आप आगे बढ़ जाओ, अब आप आगे, बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटा, जो आज्ञा आप लोग की, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे, इसको आप लोग एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, जस्ट रीड इट वंस, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, समझ में आ जाएगी बात। आप इसको भी रीड कर लीजिएगा, कंपनसेशन सेस को क्लियर हो जाएगी आपको बात। ठीक है, एक ये केस लॉ दिया हुआ है, कह रहा है कि सर सीवीडी ऑन एन इंपोर्टेड प्रोडक्ट is exempted if the excise duty on the like article produced or manufactured in India is exempt। अब देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले इंडिया में एक्साइज और वैट लगा करता था। जीएसटी आने के बाद एक्साइज और वैट हट गया, तो जीएसटी से पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो लगती थी वो एक्साइज के लिए लगती थी और वैट के लिए लगती थी। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो लगती है वो आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस के लिए लगती है, राइट। तो अब ये क्वेश्चन बस लॉ इतना कहना चाह रहा है, ये केस हुआ था एक, एदिक टूरिज्म सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चीफ कस्टम 2015। अब ये हुआ क्या था वो मैं आपको समझा दूं, बस मोटी मोटी बात। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। अगर मोबाइल पे इंडिया पे 18% का जीएसटी लगता है तो मोबाइल के इंपोर्ट पे भी 18% का जीएसटी लगाएंगे। मतलब जैसी पिक्चर जीएसटी लॉ में है वैसी पिक्चर कस्टम लॉ में क्रिएट करी जाएगी। अगर जीएसटी लॉ में प्रोडक्ट 18% से टैक्सेबल होता है तो कस्टम्स एक्ट में सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी 18% की लगा दी जाएगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया में मोबाइल की सप्लाई पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, मोबाइल का रेट 18% है, अगर आप एनेक्जर खोलेंगे तो एनेक्जर में आपको दिखाई देगा कि मोबाइल पे 18% की जीएसटी लगती है, लेकिन सरकार ने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन निकाल के उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। ये हाइपोथेटिकल है,
अब मान लो अगर इंडिया में मोबाइल के सप्लाई पे कोई जीएसटी नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, तो इंपोर्ट करने पे सीवीडी भी क्या होगी? इंपोर्ट करने पे सीवीडी भी क्या होगी? एग्जेम्प्ट। अगेन मैं बोल रहा हूं, जैसी पिक्चर जीएसटी लॉ में है वैसी पिक्चर आपको क्रिएट करनी है कस्टम लॉ के अंदर। अगर जीएसटी लॉ में प्रोडक्ट 18, कस्टम में 18, जीएसटी में 12, कस्टम में 12, जीएसटी में 5, कस्टम में 5, जीएसटी में एग्जेम्प्ट, कस्टम में भी। क्लियर? ये रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये जो आपका सीवीडी लग रहा है, ये जो सीवीडी लग रहा है, ये दोनों का आपको आईटीसी मिल जाएगा। आईजीएसटी का भी आईटीसी आपको मिलेगा, कंपनसेशन सेस का भी आपको आईटीसी मिलेगा। आईजीएसटी का आईटीसी आपको पता है कैसे मिलता है? याद दिला दूं क्या? याद दिला दूं? सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी पे, फिर उसके बाद आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, एनी ऑर्डर, जो आपको ठीक लगे। ठीक है? और कंपनसेशन सेस का जो आईटीसी है वो आपको अवेलेबल होगा आउटपुट जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है? तो जो आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी पे कर रहे हो आईजीएसटी की और जीएसटी कंपनसेशन सेस की, दोनों का आपको आईटीसी मिलेगा और जीएसटी लॉ के हिसाब से मिलेगा। जीएसटी लॉ बोलता है आईजीएसटी का क्रेडिट आउटपुट आईजीएसटी में पहले, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी में एनी ऑर्डर। कंपनसेशन सेस का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, लेकिन केवल कंपनसेशन सेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है? ये बात यहां पर लिखी हुई है, रीड कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ चीजें मैंने कट करवाई हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये आप लोग रिस्पेक्टिवली अपनी बुक्स में कट कर लीजिएगा। ठीक है? ये चीज आप लोग रिस्पेक्टिवली अपनी बुक्स में भी कट कर लीजिए। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाते हैं। वैसे तो आप लोग कर लेंगे, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया है, देखिएगा कर लेंगे आप लोग, बहुत ईजी है, मैंने जो कराया है उससे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसने इंपोर्ट किया है रॉयल्स रॉयस कार फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ये आउटपुट सर्विस देने वाला है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड द अदर डिटेल्स। असेसेबल वैल्यू आपको गिवन है, 3 करोड़ रुपए की है। कस्टम ड्यूटी, ये कौन सी कस्टम ड्यूटी है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% की है, आईजीएसटी 28% का है, कंपनसेशन सेस 20% का है। एक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी इज एलिजिबल टू टेक द आईटीसी and have the output IGST liability of INR 20 lakh, sorry 120 lakh. Calculate tax liability towards custom duty and GST liability. तो हमें कस्टम ड्यूटी भी निकाल के देनी है और हमें नेट जीएसटी लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम आपको असेसेबल वैल्यू पकड़नी है। असेसेबल वैल्यू आपको 3 करोड़ रुपए की गिवन है। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप ऐड करेंगे बीसीडी। बीसीडी लगेगा आपका 10% ऑफ एवी। 10% ऑफ एवी आप निकालोगे तो आएगा 30 लाख। क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है। 10% ऑफ बीसीडी, बीसीडी का 10% आप करेंगे तो आएगा 3 लाख। बीसीडी का 10% आप करेंगे तो आएगा आपके पास 3 लाख। अब इन तीनों को प्लस कर लो, इन तीनों को प्लस कर लो तो 3 करोड़ 33 लाख। दिस इज वैल्यू फॉर लेवी ऑफ सीवीडी 37 एंड 39। इसी वैल्यू के ऊपर 37 और 39 लेवी होगी। अब 37 किस पे लेवी होगी? आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट 28% है। तो इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको अगर मैं ए बोल दूं तो मैं 28% ऑफ ए लगा रहा हूं। ए क्या है? ए है 3 करोड़ 33 लाख। तो 3 करोड़ 33 लाख का मेरे दोस्त, 3 करोड़ 33 लाख का मेरे दोस्त आप निकालो। 3 करोड़ 33 लाख 28%, तो 93 लाख 24,000।
93,24,000, दिस इज व्हाट, दिस इज योर IGST। और फिफ्थ आप निकालोगे कंपनसेशन से, कंपनसेशन 20% ऑफ ए कितना है, 3,30,00,000 डिवाइड बाय 0.28, 66,60,000, 66,60,000, ठीक है, 66,60,000। अब आपको बताना है कि सर टोटल आपकी कस्टम ड्यूटी पेबल कितनी है, टोटल आपकी कस्टम ड्यूटी पेबल कितनी है बेटा। 30 लाख हम ये दे रहे हैं, 3 लाख हम ये दे रहे हैं, 93,24 ये दे रहे हैं, 66,60 ये दे रहे हैं। अगर आप इन सब को प्लस कर लो, अगर आप इन सब को प्लस कर लो तो यू विल बी गेटिंग, you will be getting what, plus 93,24 plus 33 lakh, 1,92,84,000, 1,92,84,000, this is what, this is your total custom duty, this is what, this is your total custom duty, this is the total custom duty what you have paid। अब क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि जीएसटी लाइबिलिटी भी बताओ। आपका आउटपुट आईजीएसटी कितना है, आपका आउटपुट आईजीएसटी कितना है सर, हमारा आउटपुट आईजीएसटी 120 लाख का है। इसमें से आईटीसी क्लेम करो, आईटीसी आपको कितने का मिलेगा, आईटीसी आपको कितने का मिलेगा, 93,24 का। आईटीसी क्लेम करो 93,24,000 का। तो 1,20,00,000 में से 93,24, 26,76,000, दिस इज योर जीएसटी पेबल, दिस इज योर जीएसटी पेबल। बोलिए दोस्त, सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। इन्होंने 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 कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट नहीं करी, पर आंसर हम लोग का ठीक आ रहा है। अगर आप चेक करो तो 30 लाख, 3 लाख, इसके बाद 93,24, 66,60, ठीक है। और ये वाला आंसर भी हम लोग का ठीक आ रहा है, जीएसटी पेबल 2670। बोलिए बेटा, कोई ऐसा बच्चा जिसे एग्जाम्पल में डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसे एग्जाम्पल में डाउट है, प्लीज कंफर्म करेगा, जल्दी से बोलेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे एग्जाम्पल में डाउट है, हाँ जी। गौतम, सीमा, एनी डाउट बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, बस खत्म होने वाला है चैप्टर, डोंट वरी, जल्द ही खत्म होने वाला है, डोंट वरी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी वी हैव कवर्ड, प्रोटेक्टिव ड्यूटी वी हैव कवर्ड, ठीक है। अब ये जो सेफगार्ड ड्यूटी है, थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है, थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है, लेकिन जरा ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेफगार्ड ड्यूटी ध्यान से करिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटेक्टिव ड्यूटी है ना, वैसे ही मिलती जुलती सेफगार्ड ड्यूटी है। ये हमारी इंडस्ट्री को, ये हमारी इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए है। और ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करती है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो थी वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं थी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो थी वो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं थी, वो एक इंडस्ट्री की बात कर रही थी, वो इंडस्ट्री की बात कर रही थी। अब इंडस्ट्री किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक की बात कर रहा है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक इंडस्ट्री हो सकती है, बोलो हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक इंडस्ट्री है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है।
लेट्स से टेलीविजन, एलईडी, ठीक है, एलईडी टेलीविजन, बात समझा? तो आपकी जो सेफगार्ड ड्यूटी है दैट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करे, जबकि प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो बात करती थी वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं करती थी, वो बात करती थी इंडस्ट्री, वो बात करती थी इंडस्ट्री की। वो बात अलग है कि मैंने आपको समझाने के लिए स्मार्ट वॉच का एग्जांपल लिया, क्योंकि वो आपको समझाने के लिए जरूरी था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब आपका जो सेफगार्ड ड्यूटी है दैट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक। द ड्यूटी imposed under this section shall be enforced for a period of 4 years from the date of its imposition and can be extended with the total period of levy not exceeding 10 years। मतलब कि सर अगर सरकार ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाया तो वो कम से कम 4 सालों के लिए तो लगेगा, कम से कम 4 सालों के लिए तो लगेगा, और मैक्सिमम हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 10 सालों के लिए। तो लेट्स से इंडिया में एलईडी टेलीविजन्स का बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, लेट्स से इंडिया में एलईडी टेलीविजन्स का इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ही चीप प्राइस पे हो रहा है, बहुत ही चीप प्राइस पे हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं, उसके मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि सर इंडिया में लेट से, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, लेट से 10 लाख, या चलो हाइपोथेटिकल ही है तो क्या दिक्कत है, 10 लाख पीसेस की डिमांड है इंडिया में, 10 लाख पीसेस की डिमांड है, ठीक है। जो इंडियन कंज्यूमर है वो 10 लाख पीसेस की डिमांड करता है, लेट से पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ पूरे इंडिया में 10 लाख एलईडी पीसेस बिकते हैं। और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो प्रोडक्शन है लेट से वो 6 लाख पीसेस का है, उनका जो प्रोडक्शन है वो 6 लाख पीसेस का है पर मंथ, और इंपोर्ट पता है कितनी हो रही है, इंपोर्ट हो रही है लेट से 7 लाख पीसेस, 7 लाख पीस पर मंथ, हर महीने 7 लाख पीस आ रहे हैं। दैट मीन्स टोटल सप्लाई कितनी हो गई, दैट मीन्स टोटल सप्लाई कितनी हो गई, टोटल सप्लाई हो गई 13 लाख पीस, टोटल सप्लाई कितने की हो गई, 13 लाख पीस। अब एक बात बताओ, एक जनरल रूल आपने पढ़ा होगा कि सर अगर किसी की डिमांड कम है और किसी की सप्लाई ज्यादा है तो प्राइजेस क्या होते हैं, सर प्राइजेस गिरने शुरू हो जाते हैं, प्राइजेस गिरने शुरू हो जाते हैं। अब देखो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो दोहरी मार खाएगी, दोहरी मार खाएगी। एक मार वो ये खा रही है कि चीप प्राइस पे एलईडी टेलीविजन इंपोर्ट हो रहे हैं और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, चलो हम अपना प्रॉफिट कम करके इन इंपोर्टेड प्रोडक्ट से लड़ लेंगे, लेकिन साला सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है, डिमांड कम है, तो मार्केट में प्राइसेस भी गिरने शुरू हो गए। तो पहले ही हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम किया हुआ था, अब ऊपर से मार्केट वैल्यू भी गिरनी शुरू हो गई, तो सर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका तो बट्टा बैठ जाएगा। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सरकार के पास गया और हाथ जोड़े, मालिक मालिक आपकी इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो सही नहीं चल रही है, आपकी ये इंपोर्ट पॉलिसी सर हम लोग को डुबा देगी, हमारे बाल बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। इंडिया में डिमांड 10 लाख की है, हम 6 लाख बनाते हैं, 7 लाख इंपोर्ट हो जाता है, मतलब मार्केट में 13 लाख की सप्लाई चल रही है मालिक, और डिमांड केवल 10 लाख पीसेस की है, प्राइसेस गिर रहे हैं, कंपटीशन इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ है जो हाई क्वालिटी में आ रहा है, चीप प्राइस पे आ रहा है, अपन तो मर जाएंगे सर, अपन मर जाएंगे, कुछ कीजिए। तो सरकार को समझ में आया कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी।
Safeguard duty shall not apply to articles imported by 100% EOU or a unit in FTZ. FTZ क्या है? फॉरेन ट्रेड जोन, फॉरेन ट्रेड जोन। और अ यूनिट इन SEZ। अब वो क्या बोल रहा है कि देखो सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे, पूरे इंडिया पे लगा देंगे, कोई भी इंपोर्टर होगा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंपोर्टर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग हुई, जो माल खरीद रही है एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके ऊपर हम सेफगार्ड नहीं लगाएंगे। जो फॉरेन ट्रेड जोन में काम कर रही है उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, और जो SEZ में काम कर रही है उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। जनरली सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो 100% EOU, FTZ और SEZ में नहीं लगेगी, अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल। अगर सरकार को लगता है कि सर इनके ऊपर भी सेफगार्ड लगानी चाहिए, तो जब ये इंपोर्ट करेंगे तब भी सेफगार्ड लगेगी। जनरली बोल रहा हूं, जनरली इनके इंपोर्ट करने पे, मतलब अगर मैं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग हूं और मैं LED टेलीविजन को इंपोर्ट करता हूं, तो बाकी सबके ऊपर सेफगार्ड लगेगा, मेरे ऊपर नहीं लगेगा। अगर मैं FTZ हूं नहीं लगेगा, SEZ हूं नहीं लगेगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो स्पेसिफिकली हम लोगों को भी इंक्लूड कर सकती है सेफगार्ड ड्यूटी के लिए। मतलब अगर उसे हमसे सेफगार्ड लेनी है तो नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि बेटा EOU, FTZ और SEZ भी कवर है। अगर उसने नोटिफिकेशन में हमारा नाम नहीं लिया, EOU का, FTZ का और SEZ का, तो जनरली इनके ऊपर सेफगार्ड नहीं लगता है। ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 6/8/14 इफ इंपोर्टेड गुड्स आर क्लियर्ड इन DTA देन सेफगार्ड ड्यूटी विल बी पेएबल। तो ये लोग जो बेसिकली हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने गुड्स को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में क्लियर कर दिया, मतलब इंडिया में क्लियर कर दिया, तो फिर इनको भी सेफगार्ड ड्यूटी देनी पड़ेगी। प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी, प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी। देखो, LED मैन्युफैक्चरर्स सरकार के पास गए, हाथ जोड़े, ऐसे ऐसे हाथ जोड़े, सर जी बड़ा दुख है सर, बड़ा दुख है सर, क्या बताएं, इतना ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है LED टेलीविजन का कि सर धंधा करना मुश्किल हो गया है सर, धंधा करना मुश्किल हो गया है। हम बाल बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं मालिक, कुछ करो, कुछ करो। तो सर गवर्नमेंट को आप पर दया तो आएगी, ऐसे हाथ जोड़ के आंखों में आंसू आएंगे, गवर्नमेंट को दया तो आएगी, बिल्कुल आपके ऊपर भी दया आई। गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी रैंडमली नहीं लगाएगी, गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी रैंडमली नहीं लगाएगी। मान लो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्राइस ये पड़ रहा है, सेफगार्ड इंपोर्ट गुड्स का प्राइस ये पड़ रहा है, डोमेस्टिक गुड का प्राइस ये है, सेफगार्ड का फिर से सेफगार्ड बोल रहा हूं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्राइस ये है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट का प्राइस ये है, तो सरकार इतना सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगी कि आपका इंपोर्टेड प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट को महंगा भी नहीं करेगी, वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट को महंगा भी नहीं करेगी, वो इतना सेफगार्ड लगाएगी कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो वो क्या करेगी, इतनी सेफगार्ड लगा देगी कि सर ये प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाए। अब सर ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें कितने रेट पे, कितने अमाउंट पे सेफगार्ड लगानी है, ये हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो सरकार क्या करेगी, सरकार अपना एक बंदा अपॉइंट करेगी, वो बंदा आइडेंटिफाई करेगा कि कितनी इंजरी हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को वो क्वांटिफाई करेगा और उतने का आपके ऊपर सेफगार्ड लगाया जाएगा। लेकिन बाय देन ये काम करने में कुछ तो समय लगेगा ना, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना। तो सर अगर 4 महीने तक सेफगार्ड नहीं लगाई, 4 महीने तक उसी प्राइस पे इंपोर्ट होते रहे, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का तो भट्टा बैठेगा। तो सरकार क्या करती है, जब तक इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस होती है, यह पता लगाने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, सरकार प्रोविजनली सेफगार्ड लगा देती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग द डिटर्मिनेशन अंडर सबसेक्शन 1 of section 8B impose a provisional safeguard duty under this subsection on the basis of preliminary determination that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic territory। तो क्या बोल रहा है, पेंडिंग दी डिटर्मिनेशन।
अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है कि हमें कितना सेफगार्ड लगाना है, लेकिन प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन से, मतलब पहले इंस्टेंस में हमें जो समझ में आ रहा है, प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन के बेसिस पे हम प्रोविजनली क्या करते हैं, सेफगार्ड लगा देते हैं। Provided that on final determination, CG is of the opinion that increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry, it shall refund the duty so collected. मतलब सरकार को लगता है कि ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे साले, एक्चुअली में कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था, ये लोग जान के इंपोर्ट को महंगा करना चाहते थे ताकि ये लोग ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकें। तो सरकार को अगर लगता है कि भाई साहब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई भी थ्रेट नहीं था, ये मैन्युफैक्चरर्स ने आके केवल ढोंग किया है। अब क्योंकि सरकार प्रोविजनली ड्यूटी लगा चुकी थी, क्योंकि सरकार प्रोविजनली ड्यूटी लगा चुकी थी, तो जिन लोगों से प्रोविजनली सेफगार्ड लिया गया होगा उनको सरकार वो सेफगार्ड क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। लेट से सरकार ने यहां पर प्रोविजनली इंपोज किया, यहां पर सेफगार्ड ड्यूटी प्रोविजनली लेवी कर दी गई। लेट से ₹10,000, ₹10,000, 10,000 रुपए की प्रोविजनली लेवी कर दी गई। और यहां पर डिटर्मिनेशन हुआ, ये तारीख थी लेट से 1/10/20, और डिटर्मिनेशन हुआ लेट से 31 दिसंबर 20 को। ये डिटरमिन हुआ दैट देयर इज नो इंजरी, और इसके बीच में लेट से 1 लाख पीसेस इंपोर्ट हो गए थे, 1 लाख पीसेस इंपोर्ट हो गए थे। तो सरकार क्या करेगी, सर सरकार यहां पर रिफंड करेगी प्रोविजनली कलेक्टेड सेफगार्ड ड्यूटी। कितने पीसेस आए थे सर, 1 लाख पीसेस आए थे। सरकार ने हर पीस पे कितनी ली, 10,000, तो टोटल कितने लाख हो गए सर, टोटल हो गए आपके 10,000 लाख रिफंड किए जाएंगे, 10,000 लाख आपके रिफंड किए जाएंगे। सरकार इतने लाख की ड्यूटी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। अगर ये लगता है कि कोई इंजरी नहीं थी, ये प्रोविजनली हमने लगा के गलती कर दी थी, तो इस बीच में जितनों के ऊपर सेफगार्ड लगा होगा सबको रिफंड दे दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट the provisional safeguard duty shall not remain in force for more than 200 days from the date on which it was imposed। तो वो कह रहा है कि प्रोविजनली जो आपने लगाई है, प्रोविजनली 200 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम आपको 200 दिन के अंदर डिटरमिन करना पड़ेगा कि इंजरी हो रही है कि नहीं हो रही है। आज अगर आपने प्रोविजनली सेफगार्ड लगा दिया है तो आप सो मत जाइएगा, 200 दिन का ही समय है आपके पास। 200 दिन के अंदर डिटरमिन करके बताओ कि भाई साहब ये जो प्रोविजनली लगी है वो सही है कि नहीं, राइट। अगर सही है तो 4 साल के लिए लेवी कर देना, और अगर सही नहीं है तो उनका पैसा क्या कर देना, रिफंड कर देना। सेफगार्ड कब तक लगती है, 4 से 10 साल तक लगती है, मतलब मिनिमम 4 साल तो लगनी ही है। तो फाइनल डिटर्मिनेशन पे अगर ये डिसाइड होता है कि लगनी चाहिए तो वो 4 सालों के लिए आपके एप्लीकेबल हो जाए, राइट। यहां तक जो मैंने बोला क्लियर हुआ, वो क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है।
अब अगला एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। When shall the safeguard duty under section 8B shall not be imposed? कब सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी? कब सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी? shall not be imposed. The safeguard duty under section 8B of the Customs Tariff Act shall not be imposed on the import of following types of articles. Articles originating from a developing country so long as the share of import of that article from that country does not exceed 3% of the total import of that articles into India. ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है। आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री so long the share of import of that article from that country does not exceed 3% of the total import of that article into India. फोकस किस पे कर रहा है? इंपोर्ट आपने कहां से किया है? इंपोर्ट आपने कहां से किया है? डेवलपिंग कंट्री से। डेवलप्ड कंट्री से बात नहीं कर रहा। इंपोर्ट आपने कहां से किया है? इंपोर्ट आपने कहां से किया है? इंपोर्ट आपने किया है डेवलपिंग कंट्री से। तो अगर एक डेवलपिंग कंट्री से आपने 3% तक का इंपोर्ट किया है तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। लेट से हमारे पास 3 डेवलपिंग कंट्री है। लेट से हमारे पास 3 डेवलपिंग कंट्री है, ए बी सी और अदर्स। ए बी सी और अदर्स। टोटल हमने 10,000 करोड़ का इंपोर्ट किया है। टोटल हमने जो इंपोर्ट किया है वो 10,000 करोड़ का किया है। क्या इंपोर्ट किया है मैं बात कर लेता हूं। लेट से इंपोर्ट ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की बात चल रही है। हमें कैलकुलेटर पे सेफगार्ड लगाना है कि नहीं लगाना है, इसकी बात चल रही है। ए बी सी आपकी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। ये ए आपकी डेवलपिंग कंट्री है, मैं यहां पे लिख दूं ए बी सी आपकी डेवलपिंग कंट्री। हमने ए से बेटा जो इंपोर्ट किया है, हमने ए से जो इंपोर्ट किया है वो 200 करोड़ का किया है। हमने ए से जो इंपोर्ट किया है वो 200 करोड़ का किया है। हमने बी से जो इंपोर्ट किया है वो 290 करोड़ का किया है। हमने सी से जो इंपोर्ट किया है वो 170 करोड़ का किया है। और बाकी अदर्स से किया है। अदर्स के लिए कितना निकल रहा है मेरे दोस्त? 10,000 में से अगर आप माइनस कर दो 200, 290 और 170, तो अदर से आपने इंपोर्ट किया है 9340 करोड़। अदर से आपने इंपोर्ट किया है 9340 करोड़। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, परसेंटेज निकालो। आपने कैलकुलेटर का कितने परसेंट इंपोर्ट, आपने कैलकुलेटर का कितने परसेंट इंपोर्ट ए से किया है ये बताओ मुझे। आपने कैलकुलेटर का कितने परसेंट इंपोर्ट ए से किया है? सर हमने ए से 2% किया है। सर 2% कैसे निकल रहा है बेटा? 200 करोड़ को 10,000 करोड़ से डिवाइड कर दो। टोटल कैलकुलेटर 10,000 करोड़ का आया है, जिसमें से 200 करोड़ ए से आया है, तो 2% आया है। इसी तरीके से आप बी का निकालो तो बी का आएगा 2.90%। सी का निकालोगे, सी का आएगा 1.70%। क्योंकि आपने हर कंट्री से 3% से कम इंपोर्ट किया है। क्योंकि आपने हर एक डेवलपिंग कंट्री से, क्योंकि आपने हर एक डेवलपिंग कंट्री से 3% से कम इंपोर्ट किया है, तो आपके ऊपर कोई भी सेफगार्ड नहीं लगेगा। आपके ऊपर कोई भी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। बोलिए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आपके आर्टिकल का इंपोर्ट टोटल इंपोर्ट के 3% तक होता है, अप टू 3% अलाउड है। कहां से? डेवलपिंग से। डेवलप्ड की बात नहीं चल रही है, डेवलपिंग की बात चल रही है। अगर डेवलपिंग कंट्री से आपका इंपोर्ट, अगर डेवलपिंग कंट्री से आपका इंपोर्ट
3% तक है, डेवलपिंग कंट्री से अगर आपका इंपोर्ट 3% तक है, तो उस केस में कोई भी सेफगार्ड अप्लाई नहीं होगा, राइट। अगला पॉइंट क्या बोलता है, आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री, मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, so long as the aggregate of import from a developing country each with less than 3% and taken together does not exceed 9% of the total imports of that article into India। क्या बोला उसने, कह रहा है कि सर, कह रहा है कि सर आपका आपका इंडिविजुअल इंपोर्ट, आपका इंडिविजुअल इंपोर्ट डेवलपिंग कंट्री से अप टू 3% होना चाहिए। आपका इंडिविजुअल इंपोर्ट डेवलपिंग कंट्री से अप टू 3% होना चाहिए, और एग्रीगेट में 9% होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल में 3% है लेकिन एग्रीगेट में 9% से ज्यादा हो गया तो हम सेफगार्ड लगा देंगे। मतलब इंडिविजुअल में 3% तक होना चाहिए और एग्रीगेट में 9% तक होना चाहिए, तो आप सेफगार्ड से बच जाओगे, अदरवाइज सेफगार्ड लग जाएगी। एग्जाम्पल को थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इलेबरेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हम एक और कंट्री इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हम एक और कंट्री इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और उस कंट्री का नाम रख देते हैं मेरे दोस्त, उस कंट्री का नाम रख देते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, डी। उस कंट्री का नाम रखते हैं डी। जस्ट एक सेकेंड रुकेंगे बस। लेट्स से हमने इंपोर्ट किया है एक और कंट्री से, एक और कंट्री से और उस कंट्री का नाम है मेरे दोस्त डी, और डी भी आपकी डेवलपिंग कंट्री, डी भी आपकी डेवलपिंग कंट्री है, और डी से आपने इंपोर्ट किया है लेट्स से 300 करोड़, और अदर से आपने किया है, अदर से आपने किया है 9040 करोड़, 9040 करोड़ टोटल हो गया आपके पास 10,000। ठीक है, अब अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो ये परसेंटेज आ रही है आपके पास 3%, ये परसेंटेज आ रही है आपके पास 3%। तो इंडिविजुअल 3% तक अलाउड है, इंडिविजुअल 3% तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए बी सी डी इंडिविजुअल की लिमिट में, इंडिविजुअल की लिमिट में आ रहे हैं। 2% 3% के अंदर आता है, 2.90 भी 3% के अंदर आता है, 1.70 भी 3% के अंदर आता है, और 3% तो 3% तक है ही। अब हमें एग्रीगेट करना है, अब हमें एग्रीगेट करना है, और एग्रीगेट अगर आप करेंगे तो एग्रीगेट मेरे दोस्त आपका निकल कर आएगा 2 + 2.9 + 1.7 एंड +3, टोटल विल बी 9.6। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका टोटल कितना हो गया, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका टोटल कितना हो गया 9.60। मैंने आपसे क्या कहा था, इंडिविजुअल अगर 3% है और एग्रीगेट में अगर 9% है तो हम सेफगार्ड नहीं लगाएंगे। इंडिविजुअल में तो 3 है लेकिन एग्रीगेट में 9% से ज्यादा निकल गया, तो इस केस में सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा, इस केस में सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा, सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल। और ध्यान रहे ये 3% और 9% वाली जो लिमिट है वो किसके लिए है, जो 3% और 9% वाली लिमिट है वो किसके लिए है सर, वो ए बी सी डी के लिए है।
इन 4 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अगेन मैं बोल रहा हूं ये 3% और 9% वाली लिमिट किसके लिए है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। तो जब ये एग्रीगेट में 9% को एक्सीड कर गया, तो ए से इंपोर्ट जो किया है ये 200 करोड़, ये 290 करोड़, ये 170 करोड़ और ये 300 करोड़, इन सब के ऊपर आपको सेफगार्ड पे करना पड़ेगा। इन सब के ऊपर आपको सेफगार्ड पे करना पड़ेगा। जल्दी से कंफर्म करेंगे बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। बस चैप्टर इज अबाउट टू एंड, चैप्टर इज अबाउट टू एंड, जल्दी से कंफर्म करें मेरे को। आइए इस एग्जांपल पर आइए। एग्जांपल नंबर 4, डिटरमाइन द सेफगार्ड ड्यूटी पेबल बाय एक्स लिमिटेड अंडर सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। X Limited imported sodium nitrate from a developing country from 26 Feb to 25th Feb. Both days inclusive, total 50 crores का। Total import of sodium nitrate is 2500 करोड़ और सेफगार्ड ड्यूटी का रेट 30% है। जरा चेक करो, चेक करो ये 50 करोड़ कितने परसेंट है? ये 50 करोड़ 2500 करोड़ का कितने परसेंट है? 50 करोड़ 2500 करोड़ का कितने परसेंट? हाँ जी, ये कितने परसेंट आ रहा है बेटा? ये कितने परसेंट आ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु? 50 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओहो सर, इट इज ओनली 2%। इट इज ओनली 2%। दैट मीन्स देयर विल बी नो सेफगार्ड ड्यूटी विल बी लेविड। अगर 2% तक का इंपोर्ट है तो इस केस में आपके ऊपर कोई भी सेफगार्ड नहीं लगेगा। Will your answer is different in case of import of sodium nitrate from a developing country is 80 करोड़? चलो भाई चेक कर लेते हैं। सर अगर ये 80 करोड़ होगा, अगर ये 80 करोड़ होगा तो हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा? सर अगर ये 80 करोड़ होगा तो हमारा परसेंटेज 3.2% हो जाएगा। और अगर 3.2% हो जाएगा मतलब कि ये 3% एक्सीड कर जाएगा। और अगर ये 3% एक्सीड कर जाएगा तो इस 80 करोड़ के ऊपर, इस 80 करोड़ के ऊपर हमें 30% का सेफगार्ड देना पड़ेगा। इस 80 करोड़ पे हमें 30% का सेफगार्ड देना पड़ेगा। दैट मींस आपका सेफगार्ड ड्यूटी निकल कर आ जाएगा 24 करोड़ रुपीस। सेफगार्ड निकल कर आ जाएगा आपका 24 करोड़ रुपीस। जल्दी से बोलेंगे क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बोलेंगे क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अगला ये एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 5। जरा ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा मैंने आपको कराया अभी। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा मैंने आपको कराया। हमने डेवलपिंग कंट्रीज से कुछ इंपोर्ट करी थी, हमने डेवलपिंग कंट्रीज से कुछ इंपोर्ट्स करी थी। और ध्यान से देखिए ये डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट है, ये डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट है। टोटल हमने इंपोर्ट करी थी 2500 करोड़ की। टोटल हमने इंपोर्ट करी थी 2500 करोड़ की। सेफगार्ड ड्यूटी का रेट 30% है। सेफगार्ड ड्यूटी का रेट 30% है। टोटल इंपोर्ट हुआ है 2500 करोड़। 70 करोड़ 2500 करोड़ का कितने परसेंट होता है? 2.8। 72 करोड़ 2500 का कितने परसेंट होता है? 2.88। 52 करोड़ 2500 का कितने परसेंट होता है? 2.08। 50 करोड़ 2500 करोड़ का कितने परसेंट होता है? 2%। डेवलप्ड वाले की कैलकुलेशन नहीं करनी है, डेवलप्ड वाले की कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिविजुअल रेट्स आर लेस देन 3%। इंडिविजुअल रेट्स आर लेस देन 3% एंड एग्रीगेट इज मोर देन 9%। तो इस केस में आप क्या करना है? इंडिविजुअल 3% से कम है, एग्रीगेट 9% से ज्यादा है। तो सर इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इन चारों के ऊपर जो डेवलप्ड कंट्री से आ रहा है, इन चारों डेवलपिंग कंट्रीज से जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, इन चारों के ऊपर सेफगार्ड लग जाएगा। देखिए 70 पे 30%, 72 पे 30, 52 पे 30 एंड 50 पे 30। बात समझा? इंडिविजुअल में तो बच रहा है वो, इंडिविजुअल में तो बच रहा है, फंस कहां रहा है? फंस रहा है वो एग्रीगेट में। जल्दी से बोलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। जल्दी से बोलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। अब आपको देर नहीं लगेगी, अब आपको देर नहीं लगेगी, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, ओके।
एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, डिटरमाइन करना है कि सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी। इंपोर्ट किया है सोडियम नाइट्रेट डेवलपिंग कंट्री से भी, डेवलप्ड कंट्री से भी। एक्स लिमिटेड ने डेवलपिंग से, वाई लिमिटेड ने डेवलपिंग से, जेड लिमिटेड ने डेवलपिंग से, ए लिमिटेड ने डेवलपिंग से। अब इन डेवलपिंग का परसेंटेज निकालना है। 70 2500 का कितने परसेंट है? 70 2500 का कितने परसेंट है सर? ये 2.8% है, ये 2.8% है। 82 2500 का कितने परसेंट है सर? ये 3.28%, 3.28% है। या मैं इसको एक काम करूं, इसको मैं उठा के यहां लिखता हूं, ठीक है? अभी समझाता हूं क्यों। इसके बाद 52 कितने परसेंट है? 52 2500 का कितने परसेंट? 2.08, 2.08। और 50 2500 का कितने परसेंट? 2%। अब ध्यान से प्लीज मेरी बात सुनना, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको एक बार में मेरी बात समझ में आ जाएगी। हमने क्या पढ़ा था अभी? सेफगार्ड ड्यूटी कब नहीं लगेगी? जब आपने आर्टिकल इंपोर्ट किया है डेवलपिंग कंट्री से और इंपोर्ट की वैल्यू टोटल इंपोर्ट का 3% एक्सीड नहीं करती है। इंपोर्ट की वैल्यू डेवलपिंग कंट्री से टोटल इंपोर्ट के 3% से ज्यादा ना हो। हमारे केस में ये जो वाई लिमिटेड है, इसने जो डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया है, वाई लिमिटेड ने जो डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया है, वो कितने परसेंटेज निकल रहा है? 3.28% निकल रहा है। मोर देन 3% निकल रहा है। दैट मीन्स सर यहां पर स्वयं अगर ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे तो वो भी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं बचा पाएंगे। यानी कि इस 82 करोड़ पे, इस 82 करोड़ पे हमें 30% का सेफगार्ड देना पड़ेगा। हमें इस 82 करोड़ पे 30% का सेफगार्ड देना पड़ेगा। और 82% का 30% होता है 24.6। हमें 24.6% का सेफगार्ड देना पड़ेगा। 24.6% का सेफगार्ड हमें देना पड़ेगा। राइट, राइट। अब जो डेवलपिंग कंट्री से आया है, ये 3% के अंदर है, ये 3% के अंदर है, ये 3% के अंदर है। अगर आप इन तीनों का एग्रीगेट करो, अगर आप इन तीनों का एग्रीगेट करो, तो इन तीनों का एग्रीगेट कितना आ रहा है सर? अगर आप इन तीनों का एग्रीगेट करोगे तो वो एग्रीगेट कितना आ रहा है सर? ये एग्रीगेट आएगा 6.88%, 6.88%, मतलब 9% के अंदर है। इंडिविजुअली 3% के अंदर है, एग्रीगेट में 9% के अंदर है। यानी कि इनके ऊपर, इनके ऊपर कोई भी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, दे आर एग्जेम्प्ट। इनके ऊपर कोई भी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, दे आर एग्जेम्प्ट। बोलिए दोस्त, क्लियर हुआ? बोलिए दोस्त, क्लियर हुआ? सब बताएंगे क्लियर हुआ? समझा मेरी बात कि नहीं समझा? सभी दोस्त बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छी, बेहतरीन बच्चे हैं आप लोग। आइए सर, सेफगार्ड हो गया खत्म, सेफगार्ड हो गया खत्म। अब बात करते हैं काउंटर वेलिंग सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। काउंटर वेलिंग सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, देखो ऐसा हो सकता है कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री हो वो एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देती हो अपने मैन्युफैक्चरर को या अपने एक्सपोर्टर को। लेट्स से, लेट्स से एक 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 जिंग ली है, एक जिंग ली है, ये चाइना के मैन्युफैक्चरर हैं, ये चाइना के मैन्युफैक्चरर, ठीक है? इनको चाइना के प्रेसिडेंट ने बुलाया कि चिंगली इधर आओ और मुझे ये बताओ
कि तुम्हारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट क्या आता है। इसने बताया कि सर मुझे इंडियन रुपी में लेट सपोज मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट 100 रुपए आता है। कहता है अच्छा अगर तुम इसे एक्सपोर्ट करो तो एक्सपोर्ट करने में तुम्हारे क्या खर्चे आते हैं। तो कहता है सर यहां से अपनी फैक्ट्री से हमें इसे पोर्ट तक ले जाना पड़ता है, वहां तक का फ्रेट खर्चा आता है, पोर्ट में लोडिंग वगैरह होती है उसका कुछ खर्चा आता है। अगर आप ये सारे खर्चे मेरे जोड़ लो तो मुझे एक प्रोडक्ट पे लेट से 20 रुपए का खर्चा पड़ जाता है। बहुत अच्छी बात है। तुम प्रॉफिट कितना चार्ज करते हो। कहता है सर मेरा प्रॉफिट तो बहुत कम है, मैं केवल और केवल 10 रुपए का प्रॉफिट चार्ज करता हूं, क्योंकि मैं बल्क में बेचता हूं तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता हूं, मेरा मार्जिन कम है, 10 ही रुपए का मेरा मार्जिन है। दैट मीन्स कि तुम्हारा एक्सपोर्ट प्राइस 130 रुपए का। ने कहा हाँ। तो चाइना का प्रेसिडेंट कहता है बेटा एक काम करो, तुम इस प्रोडक्ट को, चाइना के प्रेसिडेंट ने बोला कि बेटा आप एक काम करो कि अगर आप लोग एक्सपोर्ट करोगे तो हम लोग आपको सब्सिडी देंगे, लेट से 20 रुपीज पर पीस। यानी कि अब तुम इसे एक्सपोर्ट 130 में नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें 20 रुपए हमसे मिल रहे हैं, तो तुम अपने इंडियन कस्टमर को प्राइस कोट करना 110। अब अगर आप ध्यान से देखो ये 110 रुपए मैन्युफैक्चरिंग और या मैं कह लूं कॉस्ट ऑफ सेल से भी ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 120। मतलब कि मैन्युफैक्चरर का इंडिया प्रोडक्ट भेजना कॉस्ट करता है 120 और 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड करता है, माल हो जाता है 130 का, वो इंडिया वालों को 130 का बेचता है। लेकिन चाइना का प्रेसिडेंट कहता है कि बेटा ऐसा है कि इंडिया से हमारी पर्सनल खुन्नक है, हम उधर की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, इंडिया की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तुम एक काम करो, हमसे 20 रुपए लो और ये प्रोडक्ट 110 रुपए पे एक्सपोर्ट कर दो इंडिया पे। मतलब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, या मैं कह लूं चाइना की कॉस्ट ऑफ सेल से भी कम प्राइस पे ये प्रोडक्ट इंडिया को ऑफर कर दिया गया। मैन्युफैक्चरर को खर्चा 120 आ रहा है, जबकि वो इंडिया में ये माल 110 का बेच पा रहा है। इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा जिंगली को तो 130 ही मिल रहे हैं, 110 हम इंडियंस उसको दे रहे हैं और 20 रुपए उसको चाइना की गवर्नमेंट दे रही है, तो उसकी जेब में तो पूरे 130 आ रहे हैं। नुकसान किसका होगा। इंडिया के मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी और लोगों को इंपोर्ट करके सस्ते में मिल रहा होगा। तो लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे, चाइना का प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। तो मोदी जी को पता लगा 56 इंच का सीना है उनका, लाल आंख दिखाते हैं वो। तो मोदी जी को पता लगा कि सर ये छोटी आंख वाला आदमी अपनी कंट्री में 20 रुपए की सब्सिडी दे रहा है और हमसे पंगा ले रहा है। तो मोदी जी ने क्या किया सर, मोदी जी ने इंडिया में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई सब्सिडाइज्ड आर्टिकल पे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई सब्सिडाइज्ड आर्टिकल पे, और ये ड्यूटी कितने रुपए की लगा दी, ये ड्यूटी लगा दी 20 रुपए। कहते हैं मोदी जी जिंगली से, सुनो जिंगली, अपने छोटे आंख वाले प्रेसिडेंट को बता देना कि उसने तुमको 20 रुपए की जो सब्सिडी दी थी उसको मैंने इंडिया में फुस कर दिया है,
उसको मैंने इंडिया में फुस कर दिया है, क्योंकि मैंने इंडिया में 20 रुपए की सीवीडी ऑफ सब्सिडाइज्ड आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दी है। अब जैसे ही ये प्रोडक्ट इंडिया आएगा, तो जो 20 रुपए का रिलैक्सेशन तुमने भेजा था, हम उस रिलैक्सेशन को नलीफाई कर देंगे। 20 रुपीज से इस प्रोडक्ट को हम इंडिया में क्या कर देंगे, 20 रुपीज से इस प्रोडक्ट को हम इंडिया में महंगा कर देंगे। तो सीवीडी ऑफ सब्सिडाइज्ड आर्टिकल का क्या रोल है, ये समझ में आया आपको? सीवीडी ऑफ सब्सिडाइज्ड आर्टिकल का क्या रोल है, ये समझ में आया आपको? एवरीवन प्लीज कंफर्म, एवरीवन प्लीज कंफर्म। ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट सबको? ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है सर? कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक्सपोर्टिंग कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। कई बार क्या होता है, एक्सपोर्टिंग कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। लेट्स से श्रीलंका, श्रीलंका में शर्ट्स मैन्युफैक्चर हो गई, लेट्स से 10,000 करोड़ पीसेस, 10,000 करोड़ पीसेस बन गए। जबकि श्रीलंका की जो डिमांड थी, जबकि श्रीलंका की जो डिमांड थी वो केवल और केवल 7,000 करोड़ पीसेस की थी। मतलब श्रीलंका के पास सरप्लस प्रोडक्शन कितने का हो गया? सरप्लस प्रोडक्शन हो गया 3,000 करोड़ पीसेस। ठीक है, अब आप मान लो प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरर हो, और आपके पास अगर 3,000 करोड़ पीसेस पड़े हुए हैं, तो आपका पैसा ब्लॉक्ड है, आपका पैसा ब्लॉक्ड है। क्योंकि सर मार्केट में डिमांड तो केवल 7,000 करोड़ की है, बिकेंगी 7,000 करोड़, और आप 10,000 करोड़ बना के बैठे हो। 3,000 करोड़ पीसेस आपके पास पड़े हुए हैं। लेट से इसकी इसकी श्रीलंका में मार्केट वैल्यू है, इसकी श्रीलंका में मार्केट वैल्यू है 400 रुपए की। श्रीलंका में ये शर्ट 400 रुपए की बिकती है, और आपकी कॉस्ट जो है लेट से वो 300 रुपए की है, 300 रुपए की। आपने क्या किया, आपने ये 3,000 करोड़ जो एक्स्ट्रा पीसेस बनाए हुए थे, आपने ये 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा पीसेस डंप कर दिए इंडिया में, कि मेरा माल निकले, मेरे वेयर हाउस खाली हो, मैं नया प्रोडक्शन करूं, नए फैशन की चीजें बनाऊं, ये 3,000 करोड़ पीसेस मेरे निकले। तो आपने इसे कॉस्ट टू कॉस्ट और इवन 2-4 रुपए 5 रुपए लॉस पे भी बेच दिया। तो लेट से आपने इसे इंडिया में डंप कर दिया एट ₹295। आपकी श्रीलंका मार्केट में ये प्रोडक्ट 400 का, और एक्सपोर्ट कर रहे हो 295 का। क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे यहां सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, तुम इसे इंडिया में डंप कर रहे हो, तुम इसे इंडिया में डंप कर रहे हो। तो अब यहां पर सरकार क्या करेगी, यहां पर सरकार, इंडिया में सरकार क्या करेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। इंडिया में सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी, इंडिया में सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी मार्केट वैल्यू इन इंडिया, चाइना नहीं, श्रीलंका नहीं, मार्केट वैल्यू इन इंडिया। इन शर्ट्स की इंडिया में मार्केट वैल्यू क्या है? माइनस लैंडेड कॉस्ट, माइनस लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट क्या होती है सर? लैंडेड कॉस्ट होती है आपकी, लैंडेड कॉस्ट होती है आपकी एवी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, एवी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उतने का मोदी सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, उतने का मोदी सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। जब प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते रेट पे डंप किया जाता है, डंप क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपोर्टिंग कंट्री में सरप्लस प्रोडक्शन है।
जब उसे इंडिया में डंप किया जाएगा तो वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल आएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज मार्केट वैल्यू इन इंडिया माइनस लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट इज एवी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस। एवी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस। ठीक है, आइए ये एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये इसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटीज दी हैं, इसमें आपको रेट याद करने हैं, मैंने आपको बोल दिया है। ये मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल ये रेट दिए हुए हैं, रेट आपको याद करने हैं। इसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी बस एक बार रीड कर लीजिएगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया है खत्म। बस मुझे ये लास्ट क्वेश्चन एक आपको कराना है एंड इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा ओवर हो जाए। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 पे, एग्जाम्पल नंबर 7 पे। A commodity is imported into India from a country covered by a notification issued by the CG under section 9A। 9A क्या है? 9A है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। 9A क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑफ द कस्टम्स एक्ट। CIF वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। CIF वैल्यू का मतलब असेसेबल वैल्यू। अभी नेक्स्ट टर्न पे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे असेसेबल वैल्यू क्यों बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये CIF क्या है, ये CIF असेसेबल वैल्यू है। हमने 500 केजी इंडिया में इंपोर्ट किया है, एक USD 60 रुपए का है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट 12% का है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा एज एप्लीकेबल। ठीक है, एज पर द नोटिफिकेशन एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट $70 पर केजी, $70 per kg and the landed value of the commodity as imported। तो सर वो क्या बोल रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी हम कैसे निकालेंगे? $70 पर केजी के हिसाब से वैल्यू फाइंड करी जाएगी और उस वैल्यू को रिड्यूस करवाया जाएगा लैंडेड वैल्यू से। जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। अभी मैं आपको समझा देता हूं। अप्रेज द लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल ड्यूटी, cess and anti-dumping duty, assume that only BCD, SWS are payable, IGST of 12% is also be applicable। चलिए सबसे पहला काम आप ये करिए इस क्वेश्चन में कि आप असेसेबल वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सबसे पहला काम आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप इस क्वेश्चन में करेंगे कि आप असेसेबल वैल्यू फाइंड। आपने कितना इंपोर्ट किया है? सर हमने 500 केजी इंपोर्ट किया। ये 500 केजी की वैल्यू कितनी है? 25,000 USD। तो 500 केजी मत यूज करो, CIF बताया हुआ है 25,000 USD। इस 25,000 USD को इंडियन रुपीज में चेंज कर दो। 60 रुपए $1 की कीमत है, यानी कि इंडियन रुपीज में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 60। इंडियन रुपीज में इसकी कीमत हो जाएगी सर 15 लाख। ठीक है, इस 15 लाख में आप ऐड कर दो BCD, BCD लगेगी एट द रेट ऑफ 10%। इसमें BCD लगेगी 10%, नहीं BCD का रेट 12% के मैंने, BCD लगेगी 12%। तो 15 लाख का 12% होता है 1,80,000। इसके बाद इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑफ BCD। ये आपने लगाया था ए, 10% ऑफ BCD। तो BCD का 10% हो गया 18। अब इन तीनों को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास लैंडेड वैल्यू आ जाएगी 15 लाख प्लस 180 प्लस 18। लैंडेड वैल्यू आपके पास निकल आई है 16,98,000। अब वो एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए क्या कह रहा था, बड़े ध्यान से देखिएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए वो क्या कह रहा था? एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए वो आपसे कह रहा था मार्केट वैल्यू निकालो, मार्केट वैल्यू निकालो $70 के हिसाब से, $70 पर केजी। और आपने मंगाया है 500 केजी और हर डॉलर की जो कीमत है वो है 60 पर डॉलर।
तो इंडियन रुपीज में आपके पास फिगर आ जाएगी 500 इंटू 70 इंटू 60, 21 लाख माइनस लैंडेड वैल्यू। एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए उसने क्या बोला, जितना भी माल आपने इंपोर्ट किया है उसको 70 पर डॉलर के हिसाब से वैल्यू कर लो और उस वैल्यू में से लैंडेड वैल्यू को माइनस कर दो। लैंडेड वैल्यू है 16,98,000, तो 21 लाख में से माइनस होगा 16,98,000, 4,02,000 का आपके पास एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगा। अब इस 4,02,000 को आप प्लस कर दीजिए 1698 पे, 21 लाख का आपके पास वैल्यू आ जाएगी ऑन विच CVD 37 इज लेवीड। अब आप CVD 37 निकालिए, मतलब कि IGST लगाना है। अब आपको 12% ऑफ दिस 21 लाख, 21 लाख का 12%, 2,52,000, 2,52,000। तो टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड, total value of imported good will be 23,52,000। ये मैंने टोटल वैल्यू निकाली है इंपोर्टेड गुड्स की, कस्टम ड्यूटी नहीं निकाली है मैंने ये। दिस इज नॉट अ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होगी मैं हाईलाइट कर दूं। कस्टम ड्यूटी क्या क्या होगी, कस्टम ड्यूटी विल बी दिस 180, दिस 18, दिस 4,02,000 एंड दिस 2,52,000। ठीक है, इन चारों को जब आप प्लस करोगे, इन चारों को जब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट कस्टम ड्यूटी। और ध्यान रहे कि IGST लगाने के लिए असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल कस्टम ड्यूटी, IGST लगाने के लिए असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल कस्टम ड्यूटीज। एवरीवन प्लीज कंफर्म, क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल सही हमारा आंसर है, बिल्कुल सही हमारा आंसर आया। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा लंबा चला गया चैप्टर, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आनंद जी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्लास का इंटीमेशन मैं ग्रुप पे कर दूंगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे अब बेटा वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्लास पे अब हम लोग कवर अप करेंगे बेटा वैल्यूएशन। ठीक है, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।